जय हिंद प्यारे बच्चों, आप सभी का फोर्स डिफेंस एकेडमी के इस यूट्यूब चैनल में आप सभी प्यारे बच्चों का बहुत बहुत स्वागत है। तो बच्चों, 5 के पंच में आज हम बात करें 2019 के अप्रैल अटेम्प्ट के पेपर की, जिसमें आज हम 14 लेक्चर्स आप लोगों के बीच में लेकर आए। जी हाँ, और सभी बच्चों की बहुत अच्छी से तैयारी चल रही होगी, क्योंकि अप्रैल अब ज्यादा दूर नहीं है, यानी मंजिल ज्यादा दूर नहीं है अब। तो अब हमें उसमें कंटिन्यू लगना ही है और ज्यादा समय व्यतीत नहीं करना है, इसलिए बहुत सारी चीजों का रिवीजन भी करना है, पढ़ना भी है, कुछ चीजें छूट गई उनको भी हमें कलेक्ट करना है, ठीक है, और इस सेगमेंट्स को भी देखना है। अभी 5 का पंच चल रहा है, फिर ज्योग्राफी महेंद्र सर का 10 का दम भी आने वाला है आप लोगों के बीच में, तो वो भी है, क्योंकि ज्योग्राफी के भी बहुत क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है। तो इन क्वेश्चंस की सीरीज में आप बढ़िया आसानी से बहुत अच्छे से इंजॉय करेंगे और सब चीजों को समझेंगे। तो जैसा कि 2019 का अप्रैल अटेम्प्ट हमने लिया है यहाँ पर, क्वेश्चन 92, क्योंकि सेट ए है, कौन सा ए है, 92 नंबर का क्वेश्चन है। हु अमंग द फॉलोइंग हिस्टोरियन हैव डिस्क्राइब्ड द क्विट इंडिया मूवमेंट एज ए स्पॉन्टेनियस रिवोल्यूशन। जी हां, निम्नलिखित किस इतिहासकार ने भारत छोड़ो आंदोलन को एक स्वतः प्रवर्तित क्रांति के रूप में वर्णित किया। अब ये स्पॉन्टेनियस रिवोल्यूशन का मतलब ये होता है कि ये स्वतः ही चल गया था, अपने आप चल गया। क्यों? क्योंकि जितने ही बड़े नेता थे, 8 अगस्त, आपको पता है 8 अगस्त 1942 मुंबई का ग्वालियर टैंक अगस्त क्रांति मैदान, जहां पर ये रेजोल्यूशन पास हुआ था। लेकिन 9 अगस्त सुबह मॉर्निंग में ऑपरेशन जीरो ओवर चलाकर सभी नेताओं को अरेस्ट कर दिया गया था। गांधी जी को आगा खां पैलेस में रखा, नेहरू सरदार पटेल जो जहां थे उनको हाउस अरेस्ट करके रखा गया। तो स्वतः का मतलब ये आंदोलन फिर चल निकला, लोगों ने जगह जगह कमान संभाल ली। इसलिए ये बात किसने कही थी कि ये स्पॉन्टेनियस रिवोल्यूशन था, इसमें कांग्रेस की भागीदारी या बड़े नेताओं की कोई भागीदारी नहीं थी। गॉर्डन जॉनसन ने कहा था, डेविड अर्नोल्ड ने कहा ये बात, F.G. हुटोचीज ने कहा या पेटर रॉब ने कहा। जी हां, तो ये अलग अलग इनके नाम है। अब ये बात डिस्क्राइब्ड किसने की भाई, क्योंकि हिस्टोरियंस थे जिन्होंने लिखा था इसके बारे में। तो इसका आंसर ज्यादा वेट ना कराते, इसका आंसर आएगा सी, F.G. हॉचिंस। ठीक है ना, कौन थे? F.G. हॉचिंस जो है इसके सही आंसर है। उन्होंने क्विट इंडिया मूवमेंट जब था तो इसको स्पॉन्टेनियस रिवोल्यूशन कहा था। ठीक है बच्चों, ठीक है। अब नेक्स्ट जो क्वेश्चन आ रहे हैं थोड़े से अच्छा है, समझना पड़ेंगे, लेकिन बहुत इजी है। अगर आप इसको ज्यादा बहुत इजी वे में समझने की कोशिश कर, ज्यादा भी इसको टफ ना बनाएं। ये क्वेश्चन आपने देखे होंगे, जिसमें आपने देखा यहां से अब जो पढ़ेंगे 3 क्वेश्चन ऐसे रहेंगे। कितने रहेंगे? 3 क्वेश्चन। इसमें क्या दे रखा है आपने देखा, क्वेश्चन आते हैं, इसमें 2 स्टेटमेंट रहते हैं, एक स्टेटमेंट और दूसरा स्टेटमेंट जो रहता है उसके बारे में बताया जाता है। तो इसमें एग्जामिन करना है कि जो 2 स्टेटमेंट है वो एक दूसरे से सही है या नहीं है, मतलब एक दूसरे संबंधित है या नहीं है, अलग अलग है। ठीक है, तो देखो हिंदी में बता दो, निम्नलिखित में 3 प्रश्नों को कथन है, एक कथन का दूसरे कथन, इन दोनों कथनों का सावधानी पूर्वक परीक्षण कीजिए, नीचे दिए गए कूट का सही उत्तर दीजिए। आपने पढ़ा होगा ना, वहां पर असर्शन और रीजन आपने देखा होगा, तो यहां पर भी यही है। अब या तो बोथ स्टेटमेंट इंडिविजुअली ट्रू, दोनों सही होंगे, और स्टेटमेंट सेकेंड का करेक्ट एक्सप्लेनेशन स्टेटमेंट ए होगा। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है, यानी जब आप पढ़ोगे तो दोनों कथन अलग अलग है, सही है, और कथन 2 का कथन एक सही स्पष्टीकरण है। तो ये ध्यान रखना है, क्या जो हम सेकंड पढ़ेंगे वो ए का स्पष्टीकरण है या ए सेकंड का स्पष्टीकरण है। बी में आएगा कि दोनों सही है, पहले में भी दोनों सही है, लेकिन जो 2 स्टेटमेंट है उसमें एक उसका एक्सप्लेनेशन दे रहा है। यहां भी दोनों सही है, लेकिन कहा गया कि भाई इसमें दोनों का कोई रिलेशन नहीं है। ठीक है, तीसरे में कहा कि स्टेटमेंट फर्स्ट सही है लेकिन स्टेटमेंट सेकंड गलत है, और चौथे में आपको ध्यान रखना है कि स्टेटमेंट जो फर्स्ट है वो गलत है, बट स्टेटमेंट जो सेकंड है वो सही है। आ गए ध्यान से? तो ध्यान रखिए, क्वेश्चन यहां पूछा है, स्टेटमेंट फर्स्ट है, अबुल फजल शेप्ड रिप्रेजेंट एंड आर्टिकुलेटेड द आइडियाज एसोसिएटेड विद द रीजन ऑफ अकबर। ठीक है, अबुल फजल ने अकबर के शासनकाल संबंधी विचारों को सुगठित किया और निरूपित किया और उन्हें सुस्पष्ट बनाया। अबुल फजल 9 रत्नों में से एक है। अबुल फजल ने आईने अकबरी लिखी। अबुल फजल ने अकबरनामा लिखा, जिसमें बाकायदा उन्होंने अकबर के शासनकाल के सारे संबंधों को लिखा। तो पहला स्टेटमेंट सही जा रहा है। दूसरा,
द क्वालिटीज ऑफ अबुल फजल इम्प्रेस्ड अकबर, हु फाउंड द फोरमन सुटेबल एज एडवाइजर स्पोक्समैन फॉर हिज पॉलिसीज। अबुल फजल के गुणों ने अकबर को प्रभावित किया और अकबर ने अबुल फजल को अपनी नीतियों के लिए उपयुक्त परामर्शदाता प्रवक्ता के रूप में पाया। अब पढ़िए, देखो क्या स्टेटमेंट सेकंड जो है स्टेट ए का सही कथन बता रहा है। जी हां, देखो अबुल फजल के गुणों से अकबर प्रभावित था, बिल्कुल था, इंप्रेस था, इसलिए उसने नीतियों के लिए अपने चीजों के लिए किसको चुना? अकबर ने उसको चुना। इसलिए अकबर ने के शासनकाल में संबंधी विचारों को उसने क्या किया? स्पष्ट किया, निरूपित किया, सुस्पष्ट किया था। यानी दोनों सही है और यह भी बता रहा है कि स्टेटमेंट जो सेकंड है वो फर्स्ट का स्टेटमेंट को सही दर्शा रहा है, इसलिए अकबर ने ऐसा किया था भाई। तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों, इसका आंसर आ जाएगा ए, आ जाएगा क्या आ जाएगा? ए। ये आंसर आ जाएगा उसके भी यहाँ पर, ठीक है। तो उसका आंसर ए हो जाएगा, इसलिए आपको ये कनेक्शन पढ़ना पड़ेगा। दूसरा देखते हैं स्टेटमेंट, द किसान मैनिफेस्टो एडॉप्टेड बाय ऑल इंडिया किसान सभा इन अगस्त 1936 कंटेन रेडिकल डिमांड्स। आपको पता है ऑल इंडिया जो है किसान जो सभा है वो 1936 में उसका पहला अधिवेशन लखनऊ में होता है, जिसके अध्यक्ष आपको पता है स्वामी सहजानंद सरस्वती जी होते हैं। तो वहां की बात हो रही है। द ऑल इंडिया किसान सभा पार्ट ऑफ द कांग्रेस एंड मेंटेन क्लोज रिलेशंस विद द प्रोविंशियल कांग्रेस कमिटी। ठीक है, तो अगस्त 1936 में अखिल भारतीय किसान सभा द्वारा पारित किसान घोषणा पत्र में अमूल परिवर्तन मांगे अंतर्विष्ट थी। अखिल भारतीय किसान सभा कांग्रेस का एक भाग थी और इसने प्रभावित प्रांतीय सरकारों समितियों से घनिष्ठ संबंध बनाए रखा। देखो अखिल भारतीय किसान सभा का संबंध कांग्रेस से डायरेक्टली नहीं था, इनडायरेक्टली जरूर था, ठीक है ना। लखनऊ में इसकी स्थापना हुई, अवध किसान सभा और ये सब बने थे, तो ये कांग्रेस से इसका डायरेक्ट संबंध नहीं रहा, याद रखिए। हाँ, इन्होंने ये मैनिफेस्टो इसमें जरूर किया था, तो इसका आंसर आ जाएगा सी बच्चों। क्या आ जाएगा? सी। यानी ए गलत है लेकिन स्टेटमेंट बी जो है, सॉरी स्टेटमेंट ए सही है लेकिन स्टेटमेंट बी जो है वो गलत है, तो इसके आधार पर सी इसका आंसर हो जाएगा। फिर देखते हैं स्टेटमेंट ए, देखते हैं द ब्रिटिश रूल इंडिया थ्रू मॉडर्न ब्यूरोक्रेसी हेड बाय द इंडियन सिविल सर्विस हुज रिमेंबर व्हेन द रिक्रूटमेंट थ्रू मेरिट बेस्ड ओपन कंपटीशन। बिल्कुल सही है। ब्रिटिश ने भारत पर एक आधुनिक नौकरशाही के माध्यम से शासन किया और इस नौकरशाही में भारतीय सिविल सेवा की प्रधानता थी, जिसके सदस्य खुली प्रतियोगिता पर आधारित भर्ती किए जाते। बिल्कुल आईसीएस के लिए जैसे आज आईएएस होता है, पहले आईसीएस होता था, इंडियन सिविल सर्विस, इसके लिए बाकायदा एग्जाम होती थी। सेकेंड स्टेटमेंट, द इंडियन सिविल सर्विस बेस्ड ऑन द होल हियरटेड पार्टिसिपेशन ऑफ इंडियंस। कहना चाह रहे हैं कि भारतीय सिविल सेवा भारतीयों को एकनिष्ठ अन्य सहभागिता पर आधारित है। मतलब इसमें पूरा जो है सब इंडियंस ही होते थे क्या? नहीं, ऐसा नहीं है, इंडियंस नहीं थे इसमें, ठीक है ना। ऐसा बिल्कुल नहीं कि पार्टिसिपेशन ऑफ इंडियंस हियरटेड होल, मतलब पूर्णता से भारतीय ने, अंग्रेज भी इसमें आते थे लेकिन इसको भारतीयों के लिए रखा गया था, ऐसा इसमें कहा गया। तो देखो अब यहां स्टेटमेंट ए जो है वो सही जा रहा है, मतलब फर्स्ट वाला सही जा रहा है लेकिन ये वाला गलत जा रहा था, इसलिए इसका आंसर भी क्या होगा? सी जाएगा यहां पर। तो तीन में से एक का आंसर ए, बाकी का दोनों का आंसर सी है, याद रखना। अब आता है 125 नंबर पे पूछा है द कराची रेजोल्यूशन ऑफ कांग्रेस 1931 एडवोकेट विच वन ऑफ द फॉलोइंग इश्यूज। जी हाँ, कराची के बारे में स्पष्ट बता दूं, इसके अध्यक्ष सरदार पटेल थे, ठीक है। और सरदार पटेल साहब की अध्यक्षता में यहां पर गांधी जी ने जो लॉर्ड इरविन के बीच में समझौता हुआ था वो उसको पारित किया था। फंडामेंटल राइट की डिमांड रखी गई थी यहां पर, याद रखिए आप। माइनॉरिटीज के इशू के लिए डिमांड रखी गई इन लोगों ने। फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन की बात हुई यहां पर, तो ऐसे बहुत डीपीएसपी सब्जेक्ट की बात हुई, यहां पर बहुत सारी चीजें हुई। उसमें पूछा है कौन से स्टेटमेंट सही है। द स्टेट शेल नॉट ऑन एंड कंट्रोल की इंडस्ट्री एंड सर्विस। राज्य मुख्य उद्योग और सेवाओं का स्वामित्व या उन पर नियंत्रण नहीं रखेगा, क्या इसमें ऐसा पास हुआ था? स्टेट शेल हैंड ओवर द की इंडस्ट्री एंड सर्विस टू द इंडियन बिजनेस ग्रुप। राज्य प्रमुख उद्योग और सेवाओं को भारतीय व्यवसाय वर्गों को सौंप देगा, क्या ऐसा मामला था? स्टेट शुड अलाउ द इंडियन बिजनेस ग्रुप टू इन्वेस्ट 50% ऑफ द कैपिटल। भारतीय व्यवसाय वर्गों को पूंजी का 50% निवेश करने के लिए की अनुमति प्रदान की जाएगी। स्टेट शेल ऑन एंड कंट्रोल की इंडस्ट्री एंड सर्विस। राज्य प्रमुख उद्योग और सेवाओं का स्वामित्व उन पर नियंत्रण रखेगा, क्या था? स्टेट
बात यहां थी कि सोशलिस्ट रिजोल्यूशन था कि यह सब कुछ स्टेट कंट्रोल करेगा, तो इसका आंसर डी आएगा। स्टेट शेल ऑन एंड कंट्रोल की इंडस्ट्री एंड सर्विस, स्टेट किसी को नहीं देगा, उद्योगों पर, इन पे सब पे राज्य जो है वो कंट्रोल करेगा। बच्चों कौन करेगा? राज्य प्रमुख उद्योगों और सेवाओं का स्वामित्व, उन पर नियंत्रण रखेगा। यह बात हुई यहां पर, ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर है। प्रेसिडेंट कौन है? सरदार पटेल, याद रखना। तो इसमें बहुत सारी चीजों को पास किया गया। इसके बाद गांधी जी सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में भाग लेने के लिए जाते हैं बच्चों, ठीक है। अब ये 5 क्वेश्चन हमने कर लिए यहां पर। अब इसमें देखो स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन भी आ रहे हैं। फर्स्ट स्टेटमेंट तो कभी डरना मत, उसको ध्यान से पढ़ना, क्योंकि आपने क्लास में कहीं ना कहीं उस बातों को सुना होगा। उन चीजों को याद करते हो आंसर दीजिए, आपका आंसर बिल्कुल सही जाएगा, ठीक है बच्चों। आज के लिए इतना है 5 के पंच में, कल फिर मिलेंगे। जय हिंद, वंदे मातरम।